नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर अर्थर जमाल में। दोस्तों आज के सेशन में हम FY BBI और बैफ के एक ऐसे टॉपिक वेरिएशन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हम पहले समझ लेते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। तो दोस्तों वेरिएशन मतलब आप समझे कि इट इज़ अ काइंड ऑफ द रिलेशनशिप। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एक तरह का रिलेशनशिप शो करता है। वेरिएशन जहाँ पर भी दो वेरिएबल हो गए वहाँ पर भी वेरिएशन दिखाई देगा। अब एक्चुअल इसका मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो दो वेरिएबल को अगर एक साथ रखा जाए तो उनके बीच किसी ना किसी तरह की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, यही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट करती है तो रिलेशनशिप हो सकती है किसी टाइप की। तो दो टाइप हो सकते हैं रिलेशनशिप के मेनली। पहला जो टाइप हो सकता है वो होता है डायरेक्ट रिलेशन, और जो दूसरा टाइप होता है रिलेशन का वो होता है इनडायरेक्ट रिलेशन, या जिसको हम इनवर्स रिलेशन भी बोलते हैं। अगर इनवर्स रिलेशन हम बोले तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमें समझने में आसानी होगी कि वहाँ पर रिलेशनशिप कैसे इनवर्स चलती है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में समझते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन को कहा जाता है A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी B और A वेरीज डायरेक्टली एज B, और इसका ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और इसे ये जो अल्फा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है K। तो अब डायरेक्ट वेरिएशन को एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है अगर दो वेरिएबल को आपने साथ में रखा है, अगर पहले वेरिएबल को आप इंक्रीज करें तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो, इस तरह की रिलेशनशिप जो होती है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। और इनडायरेक्ट वेरिएशन भी इसका अपोजिट है, मतलब एक वेरिएबल को अगर आप इंक्रीज करें तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये इसका रिप्रेजेंटेशन मेथड है। A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर वेरिएबल, या A इक्वल टू K 1/B। अब इसके ऊपर के कुछ सम्स है जो हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 kg ऑफ राइस इज ₹10, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ द राइस। अब यहाँ पर देखो हमें कुछ बताया नहीं गया कि डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन की इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो ऐसी जगहों पे हमें क्या करना पड़ेगा, खुद अपना सेंस यूज करके समझना पड़ेगा कि कॉस्ट और प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकती है। अगर कॉस्ट और प्राइस के बीच की रिलेशनशिप देखें तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी। तो प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी। अगर इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, तो P इक्वल टू K इंटू Q। अब यहाँ पर जो पहली कंडीशन दी वो पुट करते हैं, प्राइस कितनी है 10, कब, जब क्वांटिटी कितनी है 12। तो ये क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 10/12। ये K की वैल्यू आ गई। अब इसी रिलेशनशिप का यूज करके हम क्या करेंगे दूसरे इक्वेशन में। तो दूसरे इक्वेशन में कॉस्ट मतलब प्राइस कितना है 15, K का वैल्यू अभी हमें पता है 10/12, और हमें क्वांटिटी निकालनी है, सॉरी क्वांटिटी दी हुई है, हमें प्राइस निकालनी है, क्वांटिटी दी हुई है 15। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 3 4 12, 3 5 15, देन 2 2 4, 2 5 10, दैट इज 25/2। अगर सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 12.5। ये हो जाएगी प्राइस, तो 12.5 उसकी प्राइस हो जाएगी। तो दोस्तों ये तरीका था हमारा जो मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड। अब हम यहाँ पर एक शॉर्टकट डिस्कस करेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि शॉर्टकटली हमें सॉल्व करना है तो किस तरह से। तो ये जो शॉर्टकट बता रहा हूँ ये डायरेक्ट वेरिएशन के लिए याद रखना आपको, सिर्फ जहाँ पर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी वहाँ पर ये शॉर्टकट यूज करेंगे। यहाँ पर लिख दें आप प्राइस, और मतलब पहला वेरिएबल, और यहाँ पर लिख दें क्वांटिटी, दैट इज दूसरा वेरिएबल। अच्छा, अब प्राइस, पहले केस में प्राइस कितना है, पहले केस में है प्राइस ₹10, क्वांटिटी कितनी है 12। अच्छा, दूसरे केस में हमें क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है 15, और क्या पूछा गया, प्राइस पूछा गया। प्राइस पूछा गया तो उसको x पकड़ लें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 15 इंटू 10, दैट इज 15 इंटू 10 ही लिखता हूँ उसको, डिवाइड बाय 12 इक्वल टू x। तो यह क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 12.5। तो इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन का। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, A वेरीज इनवर्सली विद द B। अब यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर भी अभी मैं आपको टेक्निक से ही सिखाऊंगा
की टेक्निक का यूज़ करके या शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके इनडायरेक्ट जो वेरिएशन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन के लिए, इनडायरेक्ट के लिए टेक्निक बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, फ्रैक्शन बनाने इक्वल टू के दोनों साइड, इस तरह से फ्रैक्शन बना लिया आपने। अब पहले केस में क्या बताया जा रहा है, पहले केस में बताया जा रहा है b इक्वल टू 3 है और a इक्वल टू 8 है, तो ये साइड वाला रिजर्व कर दे a के लिए, ये साइड रिजर्व कर दे b के लिए। अब पहले केस में a कितना है, पहले केस में a है 8, तो पहले केस में b कितना है 3, तो b का सेकेंड साइड है, ओके, जो राइट साइड है इक्वल टू के वो b का साइड है। तो अगर a न्यूमेरेटर में लिखा है तो b को डिनोमिनेटर में लिखिए, जब भी इनडायरेक्ट वेरिएशन है तब, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तब। अच्छा, अब दूसरे केस में बताया जा रहा है a 2 है, तो यहाँ पर a डिनोमिनेटर में है तो b का क्या आएगा, न्यूमेरेटर में आएगा, उसको x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x, दैट इज x इक्वल टू 12। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो ये इनवर्स वेरिएशन के केस में ये टेक्निक आप यूज़ करें। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, x डायरेक्टली वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, ट्रिक का यूज़ करते हैं। चलो, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 24, x की वैल्यू 8, तो y की वैल्यू कितनी, x, दैट इज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 24 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू, ये 8 टाइम्स जाएगा, दैट इज 64, x इक्वल टू 64 आ जाएगा। देन नेक्स्ट, a वैरीज इनवर्सली, इनवर्स रिलेशन है, तो ये साइड a के लिए रिजर्व करते हैं, ये साइड b के लिए रिजर्व करते हैं। अब फ्रैक्शन बना लेते हैं इक्वल टू के दोनों साइड। ओके, a की वैल्यू कितनी है, अभी a की वैल्यू है 2, अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 10 है। अच्छा, अब क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू निकालनी है, तो x, b की वैल्यू कितनी है 4, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x, दैट इज 2 1 जा 2 जा 2 1 जा 5 जा, तो x इक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 21। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन ज़रा नेचर चेंज कर गया है। क्या कह रहा है कि फाइंड द रिलेटिव इक्वेशन, रिलेटिव कोई किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है रिलेटिव इक्वेशन। तो रिलेटिव इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हमें ज़रा सा मैथमेटिकल मेथड से जाना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगी। तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो मुझे क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू के बी। अब a की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 और b की वैल्यू कितनी दी हुई है 21, तो अगर सॉल्व करें तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, k की वैल्यू मिल जाएगी 1/3। अब इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 1/3 इंटू बी, तो ये है रिलेटिव इक्वेशन। अगर इसे और सॉल्व करें तो मुझे मिल सकता है 3a इक्वल टू बी, तो ये होती है रिलेटिव इक्वेशन। तो रिलेटिव इक्वेशन हमें इसी तरह से ड्रॉ करनी पड़ेगी, या हम सिंपली अगर अब बात देखी जाए तो हम क्वेश्चन को भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर a का 3 टाइम्स किया, अगर a का 3 टाइम्स किया तो b मिल जाएगा ना। तो इतना भी लंबी प्रोसीजर ना करके अगर हमें डायरेक्टली विजुअलाइज होता है चीज़ें, कभी कभी क्या होता है चीज़ें विजुअलाइज नहीं होती, तो ये मेथड याद रख लीजिएगा, अगर विजुअलाइज होती है तो डायरेक्टली आप आंसर पुट कर सकते हैं। देन a यहाँ पर इन्वर्सली वैरी करती है, तो इन्वर्सली वैरी करती है तो देखो यहाँ पर ये साइड a के लिए रख दी, ये साइड b के लिए रख दी, फ्रैक्शन बना दिए इक्वल टू के दोनों साइड। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करते टाइम a की वैल्यू, सॉरी a है नहीं x है, तो ठीक है x लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर y लिख देते हैं। पहले केस में x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू कितनी है 3, ओके। दूसरे केस में x की वैल्यू 2 बताई गई और y की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं, तो a लिखते हैं ताकि वेरिएबल डिस्टिंक्ट रहे। तो 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू a इक्वल टू 12। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, सेम वर्क कैन बी डन बाय द 9 मैन इन हाउ मेनी डेज।
अब यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखना हमेशा के लिए, जिसको बोलते हैं MDH फॉर्मूला, दैट इज M1 D1 H1 डिवाइड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड बाय W2। अभी यहाँ पर देखो W1 W2 क्या होता है, वर्क इन फर्स्ट केस, वर्क इन सेकेंड केस। M1 मतलब नंबर ऑफ मैन इन अ फर्स्ट केस या नंबर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, कभी ह्यूमन भी हो सकती है। और D1 मतलब नंबर ऑफ डेज इन अ फर्स्ट केस एंड H1 मतलब नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग पर डे इन अ फर्स्ट केस। और M2 सिमिलर टर्म्स बट इन सेकेंड केस। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में आपके पास अवेलेबल है 36 मैन, ठीक है, और वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 डेज में। ओके, कोई हर दिन कितना काम कर रहे हैं वो नहीं बताया गया। अच्छा, W1 मतलब एक वर्क है, ओके, एक वर्क, उसको समझते हैं, या सेम वर्क है, एक वर्क। अच्छा, यहाँ पर M2 कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, कितने डेज में ख़त्म करना है वही तो पूछा है, आर बताया नहीं गया। और यहाँ पर भी वर्क वही है, सेम है, एक वर्क। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे। तो क्या बचता है आपके पास, आपके पास बचता है 36 × 12 होल डिवाइड बाय 9 इक्वल टू D2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 9 1 ज़ा 4 ज़ा, तो मुझे D2 मिल जाता है, D2 इक्वल टू 48। तो मेरा आंसर आ जाएगा 42 डेज में ये ख़त्म करेंगे। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दोस्तों, ये था वेरिएशन से रिलेटेड जो भी सम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।